नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और वक्त है सियासत की बात का। और चर्चा की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद गुजरात में नई सरकार का गठन हो गया है। भूपेन्द्र पटेल ने लगातार दूसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। भूपेन्द्र पटेल के साथ कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीती हैं, कांग्रेस के खाते में 17, जबकि आम आदमी पार्टी में 5 सीटों पर जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात की। पन्ना में हुई इस सभा में पटेरिया ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को करने को तत्पर रहो। ये शर्मनाक बयान है, जिसके बाद इस मामले को लेकर जो होना था हुआ, बवाल हुआ। बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश से कई लोग बोले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह विदेश की पराकाष्ठा है और घृणा की राजनीति है। कांग्रेस की असली भाव प्रकट होते हैं। मोटी बात यह है कि विपक्षी दल अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। सुबह शाम उठकर अपनी हार का ठीकरा मोदी पे फोड़ना लगता है विपक्ष की पुरानी आदत हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। डिंपल यादव यूपी की मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। निचले सदन की कार्रवाई शुरू होने पर डिंपल यादव ने हिंदी में शपथ ली। खास बात यह भी रही कि सदन में मौजूद सोनिया गांधी के चरण स्पर्श भी किए। वो विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। सोनिया गांधी विपक्ष के लिए निर्धारित सीट में सबसे आगे बैठी थी। डिंपल यादव वहीं पहुंची और पांव छूकर उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया। मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार डिंपल यादव ने ऐसा नहीं किया है कि सदन में किसी के पांव छुए हों। जब उनके ससुर जिंदा थे और जब वो लोकसभा पहली बार आई थी तब उन्होंने मुलायम सिंह यादव के भी चरण स्पर्श किए थे। उस वक्त मैं लोकसभा कवर कर रहा था, प्रेस गैलरी में बैठा था। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंची। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन के साथ उनके वकील प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे भी मौजूद थे। और आइए पहले खबर की तरफ। बड़ी खबर चर्चा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जेडीयू अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिए गए भाषण के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं ने हवा दी। जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने बताया कि वो बीजेपी से अलग क्यों हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री ब्रिजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं दोनों नेताओं ने सलाह दी थी कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर 7 दलों की सरकार बनाए। इस दौरान सीएम नीतीश ने आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने के बावजूद उन्होंने जेडीयू को डैमेज करने का काम किया। आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए काम कर रही थी। लेकिन यह सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार दूसरे नेताओं पर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं। खैर, चर्चा की शुरुआत भी इसी से करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में अब जेडीयू और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान लगातार नजर आ रही है। रविवार को जेडीयू के खुले अधिवेशन में जेडीयू के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। खुले अधिवेशन में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही बीजेपी पर तीखा हमला बोला और नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन छोड़ने का कारण भी बताया। नीतीश ने कहा कि हमारे साथ रहते हुए भी बीजेपी ने हमारे ही उम्मीदवारों को हराने का काम किया। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि 2024 में सब एकजुट हो जाएंगे तो भारी बहुमत से जीतेंगे। अब ये चुनाव हो रहा था तो हमसे लोग पूछ रहा था कि बोलिए, हम कह रहे जनता मालिक है, हम कभी दावा नहीं करते, हम तो नहीं कभी कोई दावा करते हैं। लेकिन जो भी हो, अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला
तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब साथ बीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो इस सब के बाद हुआ, अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग, 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था। तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था, लाख कहने पर उसके विरोध में काम करने लगे। तो बात अलग है, जो पता चला है, एक बात पता चलेगा तब बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग, तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अब एगो बात होती है चर्चा, तो क्या है भाई? अगर बड़ी खुशी की बात है, अभी तक ही बोल ही रहे थे लोग, प्रचार करता, जहां चुनाव नहीं लड़े हैं वहां के बारे में छपवा रहा। अरे तो छपवे करेगा कुछ अनाप शनाप, लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही। तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं, उन लोगों की तरफ से। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो काम करते हैं। और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, यह हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कहने रहा था कि 3rd फ्रंट, तो हमने कहा 3rd फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। जेडीयू के खुले अधिवेशन में नीतीश के इन बयानों पर बीजेपी भी खुलकर सामने आई। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि 2024 में भारत तो बीजेपी मुक्त नहीं होगा, हाँ 2025 में बिहार जरूर जेडीयू मुक्त हो जाएगा। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के नेता भाषण देते हुए कह रहे हैं कि 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल यू से मुक्त हो जाएगा। आपका तो ना आज न कल विलय होना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा। बिहार में कोई जदयू का रोवन हारा भी नहीं बचेगा, एक सीट भी नहीं जीत पाएगा 2024 के अंदर। और नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण आपको कम सीटें आई, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी, तो आप इस बात को भूल गए कि आपका जनाधार घटता जा रहा है, लोकप्रियता घटती जा रही है। और ये तो क्या कारण है कि दिल्ली के चुनाव में आपके 22 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 11,060 वोट मिला है, 0.16% आपको वोट मिला। क्यों गुजरात में आपके उम्मीदवारों को मात्र 30 वोट मिला? तो आपके अब वोट ट्रांसफर की क्षमता खत्म हो गई है। अब आप में वो क्षमता नहीं रह गई है कि अपने उम्मीदवारों को वोट दिला सके। तो इसलिए नीतीश जी दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपनी लोकप्रियता और जनाधार को देखिए कि क्यों खसक गया है और क्यों अब आपकी लोकप्रियता 2005 वाली नहीं रह गई। कुर्टी उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही बिहार की सियासत में एक तूफान सा उठ चुका है। जेडीयू 2024 में बीजेपी मुक्त भारत का दावा कर रही है, तो बीजेपी 2025 में जेडीयू मुक्त बिहार की। सियासत में बयानबाजियां तो होती ही हैं, लेकिन महागठबंधन के लिए एक साथ सभी विपक्षी पार्टियों को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि अपनी कही बातों को राजनीति के माहिर खिलाड़ी
कितना जमीन पर उतार पाते हैं। और इस वक्त मेरे साथ टीवी स्टूडियो में है पंकज कुमार, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर टीवी 9 डिजिटल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंशु नेथानी जी भी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले पंकज, आपसे ये बात क्यों बोली नीतीश जी ने? देखिए, मेरी जो जानकारी है उसकी बड़ी वजह यह है कि कुढ़नी में इनकी हार हुई है। इनके जो वोटर्स हैं आरजेडी के साथ जाने की वजह से वो खिसके हैं। जब भी अति पिछड़े वर्ग के लोग इनसे खिसकते हैं तो ये अभी कुछ दिन इस तरह की बात बोलेंगे और आरजेडी भी इसको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी इनकी एक सोच होती है। दरअसल ये सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। और पिछली बार भी आपको याद होगा, जब ये महागठबंधन में आने लगे तो इन्होंने कहा कि बीजेपी में के साथ जाने की वजह अमुक अमुक लोग थे, जिसमें हरिवंश नारायण सिंह और संजय झा ऐसे लोगों का इन्होंने नाम लिया था। अब ये कह रहे हैं कि विजेंद्र यादव और ललन सिंह ने इनको सलाह दी और अब ये महागठबंधन में आए हैं। पर असली चिढ़ इनका कुढ़नी का है कि कुढ़नी में ये हारे क्यों हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, जो इनकी इच्छा थी, मंशा थी कि विपक्ष इनको हाथों हाथ लेगा, ये सेकुलरिज्म के लंबरदार होंगे और विपक्ष इस तरीके से, जैसे ये बीजेपी से अलग हट के एक गोलबंदी होगी, विपक्ष इनको नेता मान लेगा। किसी ने भी इनको वार्म वेलकम अभी तक किया नहीं है, कोई ग्रीन सिग्नल दिया नहीं। आपने देखा होगा कितना कोल्ड रिस्पांस सोनिया गांधी की तरफ से मिला था। जो बीआरएस, जो पहले टीआरएस कहलाती थी, वो खुद कांग्रेस के नाम पे पीछे खड़ी हो गई। आपने देखा टीएमसी की ममता बनर्जी अलग राग अलापने लगी हैं। अब सवाल कार्तिकेय ये है कि एक तरफ जेडीयू इनको पीएम मटेरियल बताती है, बीजेपी से अलग होने का मकसद ही यही है। फिर क्या हो रहा है कि पीएम बनने की राह में बहुत सारे रोड़े हैं, क्योंकि विपक्ष इनको नेता मान नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार से ही एक आवाज उठ रही है कि भाई आप तेजस्वी के लिए सीट छोड़ दीजिए। अभी कुढ़नी का जो विधायक जिसकी सदस्यता गई, उसने हार के बाद क्या कहा, अनिल साहनी ने, कि आप तेजस्वी को सीएम बना दीजिए। पहले शिवानंद तिवारी ने क्या मांग की, आप आश्रम चले जाइए, आप तेजस्वी को सीएम बना दीजिए। सवाल यही है कि ये पीएम बनना चाहते हैं और सीएम की कुर्सी भी इनका खतरे में है। तो जाहिर तौर पर ये सारे ऑप्शंस खुले रखना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने जितनी बार इधर से उधर, उधर से इधर किया है, उसमें इस बार वाकई हो पाएगा जैसा राजनीति ये करते आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि पॉलिटिकल रेलिवेंस कायम रखने के लिए, गठबंधन के घटक दल को सख्ते में रखने के लिए, टेंटर हुक पे रखने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि ये प्रेशर में आने वाले। संजय जी, ऐसा तो नहीं लगता कि नीतीश जी को कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हो रहा है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि राजनीति के बहुत ही माहिर खिलाड़ी और वो फेंकते हैं पत्थर कि देखते हैं कितनी तरंगे उठती हैं। उन्होंने जो एक कहा, एक लाइन, हम तो कोशिश करेंगे, अगर विपक्ष एकजुट हो जाते हैं अच्छी बात, अगर नहीं एकजुट होते हैं तो मुझे क्या। मतलब अगर इनके कहने पर, इनके अनुसार विपक्ष की एकजुटता होती है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी और जो मेन फ्रंट की बात ये कह रहे हैं वो सत्ता में आ जाएगी। ये कवायद तो कर चुके हैं ना। आए थे ये तेलंगाना के ये मुख्यमंत्री और कहां भाव दिया, वो तो यहां से निकलने के बाद बड़े बड़े इश्तेहार खुद अपना लगवाने लगे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी हो गई। ममता बनर्जी कह चुकी हैं, नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, आरएसएस में भी अच्छे लोग हैं, वहां से कोई भाव इनको मिल नहीं रहा है। दक्षिण के नेताओं से कोई इनका रिस्पॉन्स मिला नहीं। वामपंथी और ममता में जो दूरियां हैं वो कुछ बन नहीं रही है। तो ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं। लालू यादव बड़ी स्पष्टता से कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब वो कांग्रेस को मान चुके हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी को ये कर सकती है। अरविंद केजरीवाल कोई भाव नहीं दे रहे हैं, वो तो कांग्रेस को भी नकार रहे हैं
कांग्रेस को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वही हटा सकती है। तो नीतीश कुमार जी चूंकि अब एक कदम ये आगे बढ़ चुके हैं, ठीक बात है कि महागठबंधन में आने के बाद इनको लगा था कि ये सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको हाथों हाथ ले लेगी, एक बड़े उत्तर भारत के एक चेहरे के तौर पर ये अपने को स्थापित कर लेंगे और वो सूत्रधार की भूमिका में होंगे विपक्षी एकजुटता की। अधिवेशन में तो इनके लोगों ने लाल किला पर झंडा भी इनसे फहरवा दिया, ये लाल किला में 24 में झंडा फहराएंगे। भाई इनका खुला अधिवेशन है, वो लाल किला पर झंडा फहरा दें, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इनको लोग बैठा दें, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन ये जो पासा फेंक रहे हैं ताकि विपक्ष भाव दे नहीं रहा। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि लालू यादव इनको ले गए थे सोनिया जी से मिलवाने और एक भी फोटो बाहर नहीं आया मिलने का। वह न कटसी के तौर पर भी अगर इन लोगों की मुलाकातें हुई तो कोई फोटोग्राफ बाहर नहीं आया कि सोनिया गांधी से लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के लिए मिल रहे हैं, कोई उसके फोटोग्राफ्स नहीं आए। तो जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कोई इनको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये विपक्षी एकता की बात अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सबसे बड़ा राज्य का व्यक्ति ही इसका अधिकारी होगा जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो कहां इनको भाव मिल रहा है? ये तो अपने अधिवेशन में अपने तरीके से बोल रहे हैं और इनके लोग भी इनको खुश करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के जो बयान हैं वो बयान में बस वही मैं फिर कह रहा हूं, एक पत्थर फेंके हैं, देखते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, तरंग कितना ऊपर उठता है नहीं उठता है, वहीं स्थिर हो जाता है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि कोई ये बड़ी धार इसमें नहीं है। दिल्ली का परिणाम इनके सामने है, गुजरात का परिणाम ये देख चुके हैं, कुढ़नी बिहार में बाई इलेक्शन में चाहे गोपालगंज हो या कुढ़नी हो देख चुके हैं। तो अब इनके पास इस तरह की बात बोल करके कि ताकि एक विपक्षी लोग हमें भाव दें और हम विपक्ष को बता सके कि इस तरह से हम लोग एकजुट होंगे तो कल भाजपा को हम सत्ता से हटा देंगे जी। इनकी हाइपोथेसिस हो सकती है जी। अंशु जी, वह मोटी बात ये भी है, चर्चा में ये आया था कि जब कुर्नी सीट हारे थे तो लोगों ने बहुत साफ तरीके से बोला था कि आरजेडी का पार्टिसिपेशन उतना रहा नहीं, उतना सपोर्ट रहा नहीं। तो क्या एक दूसरा अपना दर्द बयां कर रहे हैं ये? अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। राजीव सिंह जी भी जुड़ गए हैं, रुपेश कुमार भी जुड़ गए हैं जो हमारे ब्यूरो चीफ है पटना के। रुपेश, जरा डिकंस्ट्रक्ट कीजिए, इस प्याज की परत है या सिर्फ भड़ास थी? नहीं, देखिए बिल्कुल प्याज की परत है या भड़ास की है। जब से ये अलग हुए हैं नीतीश कुमार, ये भड़ास तो भारतीय जनता पार्टी भी निकाल रही है और नीतीश कुमार और उनके खेमे से भी निकाली जा रही है। लेकिन ये प्याज की परत जो आपने कहा है ना, ये बहुत सटीक है, क्योंकि हाल के दिनों में 3 घटनाएं हुई हैं। उपचुनाव हुए 3 जगह पर, उसके परिणाम आए और कांग्रेस के अध्यक्ष बदल दिए गए। कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में ही सिर्फ नहीं रहे हैं बल्कि वो राज्यसभा भी गए। तो ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की कृपा से ही वो राज्यसभा पहुंचे हैं। और उसके बाद से पटना वापस आते ही उन्होंने मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर दी। और तीसरी घटना, जीतन राम मांझी जिनके 4 विधायक हैं, वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हैं, कभी शराबबंदी को लेकर तो कभी ताड़ी बंदी को लेकर के। और अब जो आरजेडी के जो विधायक हैं वो एक एक कर शराबबंदी और ताड़ी बंदी को लेकर नीतीश कुमार पर। अब बोचहा के विधायक अमर पासवान का आज ही बयान आया कि हम कुढ़नी इसलिए हार गए क्योंकि पासी समाज हमसे नाराज था और जो यहाँ ताड़ी की भी बंदी है, लिहाजा हम कुढ़नी चुनाव हार गए हैं। लेकिन इन तीनों जो घटनाएं हैं, इन तीनों घटनाओं के तार आपस में जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार की खींच के कारण भी हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, इन तीनों घटनाओं के अलावा क्यों कुढ़नी नीतीश कुमार ने ले लिया? वो आरजेडी की सिटिंग सीट थी, गोपालगंज आरजेडी की सीट थी, कुढ़नी आरजेडी की सीट थी, मोकामा आरजेडी की सीट थी। आरजेडी को अगर देखें तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी और ओवैसी की पार्टी के एक विधायक, कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के पास 119 विधायकों की लिस्ट इस वक्त तैयार है। 2 से 3 विधायक उनको चाहिए
जीतन राम मांझी के बयानात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है और कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला जाना भी इसी संदर्भ में है, उसी संदर्भ की अगली कड़ी है। और पटना आते ही पहला मंच से जो अखिलेश सिंह यानी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पटना आते ही सबसे पहले उन्होंने मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी मांग दी और जीतन राम मांझी के बयान और कुढ़नी तीनों उपचुनावों के परिणाम। कुढ़नी सीट नीतीश कुमार ने इसलिए आरजेडी की सिटिंग सीट होते हुए बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं ये हम खुद लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आरजेडी लड़ती है और आरजेडी वहां से चुनाव जीत जाती है तो 2 सीटों की जो जरूरत है, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए और उसमें से एक सीट एक कदम और तेजस्वी यादव आगे न चले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार को यह भी अंदर खाने पता है और बिहार की सियासत को भी पता है कि यह पलटने की बारी नीतीश कुमार की नहीं बल्कि पलटने की बारी तेजस्वी यादव की है। और कहीं ना कहीं जो आरजेडी का थिंक टैंक है वो इस बात की भी तैयारी कर रहा है। ऊपर से भले दिख रहा हो कि दोनों में विलय होने जा रहा है, पार्टी का सिंबल बदलेगा, पार्टी का नाम बदलेगा, लेकिन आरजेडी खेमे में एक तैयारी ये भी हो रही है और नीतीश कुमार की खींच का एक बड़ा कारण ये भी है। आज नालंदा में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमको तो तेजस्वी यादव को और आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ पार्टी में बैठे हुए जो वरिष्ठ नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इनको दिल्ली जाना है। आज जगदानंद सिंह जी लगातार नाराज थे और जब नाराजगी दूर हुई उसके बाद उन्होंने जब पहली बात कही वो ये कि बिहार का ही कोई बिहारी दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो ये जो तमाम घटनाक्रम है, ये तमाम बयान हैं, इन तमाम बयानों के खींच नीतीश कुमार के प्याज की परत छील रहे हैं और कुढ़नी से तो कुढ़े ही हुए हैं। अंशु जी, ऐसा नहीं लगता कि जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में यू विल गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इस बार नीतीश कुमार जी के साथ भी वही हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार एक ही चाल को इतनी बार चल चुके हैं कि अब उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है और एक तरह से कहा जाए तो अपनी वो राजनीति की ये एक अंतिम बिसात पर अंतिम पारी ही अपनी चल रहे हैं और उनकी जो नजर है वो अब दिल्ली पर है। और जितना भी कहना था बिहार में वो जितना काम करना चाहते थे या जितनी राजनीति उनके अंदर बाकी थी वो काफी हद तक उसे कर चुके हैं और वो जानते हैं कि इस अंतिम पड़ाव में, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी अपना कोई ऐसा घोषित उत्तराधिकारी नहीं तय किया है और वो जानते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है, लालू यादव के साथ वो जुड़े हैं और आरजेडी के पास जो एक सक्षम उत्तराधिकारी आज नजर आ रहा है और जेडीयू आज धीरे धीरे उस मुहाने पर पहुंच गई है जहां की उसकी सीटें तो कम हुई ही है, जो उसका अपना कोर वोट बैंक भी है उसकी भी धीरे धीरे सेंध मारी हो रही है। अब जैसे कि बाकी लोग बात बता ही रहे थे, कुढ़नी में जो अभी उपचुनाव हुआ उसने देखा कि जेडीयू जिस तरीके से उसकी हार हुई है, बीजेपी जेडीयू के साथ ही पिछले कई सालों में रहते रहते उनकी राजनीति से वाकिफ हो गई और जान गई कि किस तरह से जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक है उसे अपने पाले में करना है और नीतीश कुमार के साथ रहते हुए ही ये करना उन्होंने सीखा और इसका जो एक पूरा चित्रण है वो कुढ़नी उपचुनाव में हमको नजर आया। तो नीतीश कुमार ये जान रहे हैं कि धीरे धीरे उनके जो कोर वोटर्स हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसमें भी बीजेपी की सेंधमारी बढ़ती जा रही है और आरजेडी के साथ जो उन्होंने ये गठबंधन किया है वो ये जानते हैं कि अब इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और आरजेडी के साथ यही उनका समझौता हुआ है कि दिल्ली की राजनीति यानी कि केंद्रीय राजनीति में नीतीश कुमार आगे रहेंगे, विपक्ष का चेहरा बनाने की उनको कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कितना स्वीकार्य चेहरा है अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, कहीं विपक्ष की एक गोलबंदी नजर नहीं आई। आप पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ रही थी, वहां कांग्रेस अपने तरीके से, और यहाँ तक कि राज्य की भी बात करें तो वहां विपक्ष को लेकर ऐसी कोई बहुत बड़ी गोलबंदी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अभी तैयार कर ली हो नहीं कहा जा सकता। तो नीतीश कुमार के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी पार्टी और खुद के अपने राजनीतिक वजूद को राष्ट्रीय फलक पर आगे बढ़ाने के लिए आरजेडी के साथ को बनाए रखें। भले ही ये तमाम तरह के वो बयान दे रहे हैं। मोटी बात ये है कि कुर्सी तो है नीतीश कुमार के पास, राजीव जी कुर्सी तो है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं का जो रास्ता है वो खुला नहीं है, वो बंद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो ये राजीव जी आपको मेरी एक मिनट अंशु जी, राजीव जी आवाज आ रही है? वो भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। राजीव जी
जरा अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है राजीव जी आपको? जरा अनम्यूट कीजिए अपना स्काइप, अनम्यूट कीजिए। आवाज़ आ रही है आपको? लगता है आवाज़ नहीं आ रही। ये बेसिकली यही है पंकज की अल्टीमेटली वो जो डिज़ायर करते हैं, जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। नेशनल एम्बिशंस पूरे नहीं हो सकते, अपोजिशन पूरा फ्रैक्चर्ड है, और जिस तरीके से अभी साफ है कि तेजस्वी के लिए जगह बनानी है, थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं तारतम्य उनका गड़बड़ा रहा है। देखिए, एक बेसिक रीज़न समझना होगा कि वो महागठबंधन में आए क्यों। क्योंकि एक बात तो तय था कि 2025 तक बीजेपी के साथ इनको कोई दिक्कत नहीं थी। महागठबंधन में आने की वजह ये थी कि ये नया प्रयोग करना चाहते थे। पिछले 15-17 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच में 6 महीने के लिए जीतन राम मांझी आए थे, फिर भी सत्ता में इनकी पकड़ लगभग मोटे तौर पर कहा जाए तो मजबूत ही थी। अभी दिक्कत ये हो रही है कि ना तो इनका नेशनल एम्बिशन पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जहां तक रीजनल की बात है, जहां इनकी कुर्सी मजबूत थी, बार बार वहां मांग कर दिया जा रहा है कि आप तेजस्वी यादव को मौका दे दें। अभी मैंने बताया कि कुढ़नी का जो पूर्व विधायक था, जिसकी सदस्यता गई और जिस वजह से चुनाव हुआ, अनिल साहनी ने भी कह दिया कि क्यों नहीं आप तेजस्वी को सीएम बना रहे। तो सवाल ये उठता है कि जो आरजेडी जिसके पास नंबर्स ज्यादा है, मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का कोरस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और नंबर्स भी उनके पास है। दूसरी बात ये हो रही है कि आज तक ब्यूरोक्रेसी हो, प्रशासन हो, आप किसी भी लेवल पे इनकी चलती रही है, इनको कोई क्वेश्चन करता नहीं रहा है। बीजेपी सत्ता में रही है, लेकिन बीजेपी के तमाम मंत्री इन पे सवाल जवाब कर नहीं पाते थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होंगे ये तय करते थे। अब उसकी मांग होने लगी है, खींचातानी शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर यह सच बात है कि तेजस्वी यादव की योजना यह है कि 2024 तक इनको तंग नहीं करना है, मतलब उस तरीके से तंग नहीं करना है। जैसे मुझे मालूम है कि तेजस्वी के यहां से कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर की बात की गई है, लेकिन उसमें क्लॉज लगा दिया गया कि आप देख लीजिए, मतलब प्रेशर नहीं है। पर सवाल यह उठता है कि ये प्रेशर में तो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास नंबर्स क्या है, संख्या क्या है। आरजेडी के नेता मांग तो कर दे रहे हैं कि आप तेजस्वी के लिए जगह छोड़िए, आप केंद्र की राजनीति करिए। बिल्कुल सही कहा गया है कि ये अपने ही चालों में उलझ कर रह गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, और यही वजह होता है कि आपने देखा इतने साल सत्ता में रहे तो इन्होंने कह दिया बीजेपी के पास जाने की वजह संजय झा, हरिवंश नारायण सिंह ये नेता थे। अब कह रहे हैं कि महागठबंधन में गए हैं तो विजेंद्र यादव और ललन सिंह जिम्मेदार हैं। आखिरकार जो पीएम मटेरियल है, क्या वो इतना गलेबल है, इनोसेंट है कि उसके सहयोगी उसको भटका देते हैं, बहका देते हैं और वो उनकी बात मान लेता है? वापस जाने का बंद तो नहीं कर रहा इनका? देखिए, मुझे लगता है अगर ये वापस जाना चाहेंगे 2024 से पहले तो बीजेपी इनको ले भी लेगी। कहने को बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन बीजेपी के लिए इतना स्मूथ सेलिंग होगा जैसे 40 में 39 ना हो 35-37 तो हो ही जाएगा। मतलब मैं ऐसा मानता हूं। रुपेश, बीजेपी ले सकती है इनको वापस? जब किशनगंज आए थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ लोगों के साथ, मतलब कुछ पत्रकारों के साथ उन्होंने बैठक की थी अलग से, उसमें मैं भी मौजूद था किशनगंज में। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार खुद से ही चले गए, ये तोहमत हमारे ऊपर नहीं आया, और अब 2024 के पहले वो बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करेंगे, यानी कि 25 के लिए, और नीतीश कुमार के साथ 24 या 25 में जाने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि राजनीति में इकरार और इनकार, इनकार कहे तो इकरार पढ़ना, इकरार कहे इनकार पढ़ना, वो तमाम तर्क गढ़े जा सकते हैं। लेकिन अमित शाह ने जो कहा अभी हाल के पिछले महीने में कि कोई ऐसी सूरत नहीं है कि हम वापस नीतीश कुमार को लेंगे। दूसरी जो आज की सबसे अहम जो बात है, जो एक सवाल है जो तेजस्वी यादव से उनके थिंक टैंक ने पूछा है कि क्या 2024 में नीतीश कुमार के खिलाफ जो कुढ़नी को लेकर अगर आक्रोश समझे कि अगर बिहार में आक्रोश है, अगर सिर्फ एक सीटों से समझना तो जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर इसको नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश समझे तो क्या इस आक्रोश को तेजस्वी यादव झेलने को तैयार हैं?
अगर वो उनके साथ हैं तो। और इसी क्रम में ये जरूर चर्चा हुई है कि कांग्रेस का 19 तैयार है, 4 जीतन राम मांझी तैयार हैं, AIMIM तैयार हैं, लेफ्ट के 16 तैयार हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के पास 119 हैं और ये कागज पर उनके लोगों ने लिख के बताया है तेजस्वी यादव को 119 आपके पास है। अगर आप कुढ़नी नहीं छोड़े होते तो 120 होता, 2 की ओर दरकार होती। कुल मिलाकर राजनीति चर्चाओं का सब्जेक्ट होता है तो चर्चा एक ये भी है कि क्यों हम 2024 और ये इंतजार करें कि नीतीश दिल्ली जाएंगे तो बिल्ली के भागे छीकर फूटेगा तो हमें मलाई खाएंगे। दिल्ली तो कब जाएंगे रुपेश? दिल्ली कब जाएंगे? अरे दिल्ली कब जाएंगे, क्या करने जाएंगे? मतलब गुजरात के बाद कोई अगर सपने सजा रहा है बैठ के अपने घर पे, दिल्ली क्या नेता विपक्ष बनने के लिए जाएंगे? उसमें भी लड़ाई है दिल्ली में। देखिए लड़ाई तो प्रथम ग्रास और दूसरी बात पिछले दो चुनावों से कोई नेता विपक्ष नहीं है, किसी पार्टी की 60 से ज्यादा सीटें भी नहीं आई हैं कि वो नेता विपक्ष बन जाए। और इनकी पहली कोशिश ही पटना में जब KCR आए थे उसी वक्त इनको लगा था कि KCR साहब आएंगे और इन्हें माला पहनाकर चले जाएंगे कि विपक्ष के नेता आप होंगे, लेकिन वहां भी उठक बैठक हो गई। KCR बार बार पूछने के बाद भी ये नहीं कहे कि नेता कौन होगा। और आज जो जिस व्यक्तित्व के दम पे नीतीश कुमार उनकी पार्टी को ये लग रहा है कि सर्व स्वीकार होंगे, उनकी स्वीकार्यता है, लेकिन जो विकास पुरुष था वो विनाश पुरुष कहे जाने लगे, कुर्सी कुमार कहे जाने लगे, कुशासन कुमार, यानी कि छवि शराबबंदी के बाद लगा कि बहुत बड़े एक समाज सेवक के रूप में भी उनकी छवि देश भर में बनेगी। शराबबंदी की भी कहानी अलग है। कुल मिलाकर संख्या तो जैसा पंकज जी कह रहे थे कि संख्या का खेल है, संख्या तो है ही नहीं, और उनकी जो छवि उन्होंने गढ़ी थी 10 सालों में 2005 से लेकर के और कमोबेश 2012 तक, वो उसके बाद से भी उसकी भी कहानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उनको विशेषण मिले थे वो विशेषण किस तरीके से किन नामों में तब्दील होते चले गए। ऐसा नहीं एक से अंशु जी, ऐसा तो नहीं कि गुजरात के चुनाव के बाद की बौखलाहट है, मतलब गेम ओवर हो गया। देखिए कुछ भी कहिए, गुजरात के चुनाव में एक चीज बड़ी साफ हुई है, MCD की इलेक्शन देखिए, हिमाचल की देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट है चाहे मिला हो या ना मिला हो उसका वोट शेयर ऊपर ही रहा। यानी बीजेपी इज द हेजेमोनिक पार्टी। 1950 की नेहरू के अंडर की ये नई कांग्रेस पार्टी हो गई है, मुझे कहने में कोई नहीं इसमें दो राय है। जितने ताकतवर कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी पंडित जी के वक्त होती थी उतनी याद नरेंद्र मोदी की उस वक्त पे है। कहीं कैंपेन कर दे प्रधानमंत्री, आप MP बन जाएंगे। बिल्कुल, ये आप बात कह सकते हैं कि जैसे पहले एक मुहावरा चला था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, तो उसी तरह का कुछ आज बीजेपी की भी तस्वीर हमको नजर आती है। और आप बिल्कुल ठीक कहा कि वोट शेयर भी बीजेपी के हर जगह बड़े हैं, चाहे जिन सीटों को वो जीते या नहीं जीते। अगर हम बिहार की ही बात कर ले, यहाँ जो हाल में उपचुनाव हुए, चाहे मोकामा, गोपालगंज, कुर्नी, जितनी भी जगह सीटें, चाहे वो बीजेपी हारी हो या जीती हो, लेकिन उनकी वोट शेयर में इजाफा हुआ है। और ये भी देखने को मिला है कि जो जातियां, जो पिछड़ी जातियां जो पहले कोर रूप से नीतीश कुमार को वोट करती थी, JDU को या RJD को, उसको भी अपनी तरफ बीजेपी खींच पाने में सफल रही है। तो ये वोट शेयर का बढ़ना ये दिखाता है कि बीजेपी उस लिहाज से ताकतवर हुई है और होती जा रही है। बात चूंकि यहाँ पर नीतीश कुमार और JDU की चल रही है, तो JDU और नीतीश कुमार लगातार वोट शेयर के मामले में और अपनी सीटों को बचाए रखने के मामले में कमजोर ही और फिसड्डी ही साबित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक आप पार्टी जो कितने बाद में बनी, उसे एक राष्ट्रीय पार्टी होने की मान्यता मिल गई। वो किस तरह से जाकर लड़ी है गुजरात में चुनाव, चाहे बहुत बड़े बड़े दावे किए हों, लेकिन JDU जो इतने सालों की पार्टी है वो अभी भी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल नहीं कर पाई है। और ये कहते हैं कि हम जहां जाते हैं तो बीजेपी हमें लंगड़ी मार देती है, लेकिन उन्हें खुद भी अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि वो क्यों एक क्षेत्रीय दल के रूप में और सिकुड़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अपनी बिहार में ही अपनी सीटों को बचाए रखना उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि आज बात उनके अस्तित्व की आ गई है। और यहाँ अपना पॉलिटिकल अस्तित्व बचाने के लिए आज नीतीश कुमार को RJD का, लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी यादव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये जग जाहिर बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है एक नई डिबेट की तरफ चलने का। एक बड़ा भद्दा बयान आया है, और भद्दा बयान ये आया है कि पूर्व मंत्री राजा पटीरे जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की बात की। उन्होंने कहा कि PM मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में, और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है।
और इसको लेके तमाम राजनीतिक नेता बोले हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपना एक जॉब बना रखा है कि सुबह उठ के प्रधानमंत्री को जब तक गाली ना दो तब तक उनका खाना नहीं पचेगा, नाश्ता नहीं पचेगा। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पर शिवराज सिंह चौहान की, नरोत्तम मिश्रा की बाइट सुने और जो के मिश्रा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका एक्सप्लेनेशन सुनिए इस पे, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की आदत हो गई है, चुनाव नहीं जीत पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, सुबह उठ के प्रधानमंत्री को गाली दो और उसके बाद जब खाना पच जाए तो सो जाओ। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया जी के द्वारा एक जनसभा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ। इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मेरे साथ अभी पंकज हैं और मेरे साथ रमेश राजपूत जी भी जुड़ेंगे भोपाल से, और रमेश वर्मा भी जुड़ेंगे इंदौर से। लेकिन पहले सुनील जी, ये मतलब गलतियों से क्यों नहीं सीखते? मतलब ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब जब एक तो अभद्र भाषा, गलत बात, हत्या की बात, पर एक लार्जर रूब्रिक में बात की जाए कि मतलब जब आपको पता है कि इट जस्ट डजंट वर्क, मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, तो ये होता क्यों? मतलब कभी आपने सोचा ये बोलते क्यों हैं? ये कार्तिक जी धन्यवाद। ये यही होता है कि अपने आदमी अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखता तो उसको पछताने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। सवाल है कि आप किसी भी नेता का विरोध कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से आपके विरोध का अधिकार है, विरोध में आप बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और देश के नेताओं के बारे में इस तरह की बात करना बहुत घृणित बात है। तो जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। अब इसको आप कोई कुछ भी कहे कि आप इसको इस पर कुछ भी आप सफाई दें, लेकिन बहुत निंदनीय है ये। और आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इसे सीखते क्यों नहीं है। आपको इनको पता है कि अगर आपने कुछ भी जहां आपकी जुबान फिसली की उसको लपकने वाले लोग बैठे हुए हैं, उसको नजरअंदाज करने की कोई बात ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा एक माने गलतियों पे गलती किए जाना। और दूसरी चीज की राजनीति से परे किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात थोड़ा कर सकते हैं। वो कोई तख्ता पलट करके थोड़े प्रधानमंत्री बने भाई, देश की जनता ने उनको चुना है, वो हमारे ही प्रधानमंत्री है। हम वैचारिक रूप से आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उनके कार्य नीतियों से आप असहमत हो सकते हैं, उनकी सरकार की योजनाओं से असहमत हो सकते हैं, उस पर आप बात कीजिए।
लेकिन सीधे सीधे इस तरह की हिंसा की बात करना और समूह में बैठ के बात करना, ये तो और खराब बात है। गोया कि आप एक समुदाय को, समाज को उकसा रहे हैं, तो मैंने सब चीज से परे ये बहुत ही निंदनीय बात है। और राजनीति से अलग हट करके, राजनीतिक विरोध से भी अलग हट के इस बात की निंदा की जानी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को सीखना चाहिए, बड़े नेताओं को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो देश का प्रधानमंत्री हो, जो देश का राष्ट्रपति हो, ये नीतियों की बात कीजिए आप, और इस तरह की बात करके आप राजनीतिक रूप से कुछ हासिल भी नहीं करते, बल्कि जो लोग सुनील जी आप सोचिए कि कांग्रेस का पूरा इस बात पे प्रचार रहता था कि महात्मा गांधी की हत्या को लेके, खैर वो अलग क्लीन चिट है सावरकर को कोर्ट से, और उस पर लगातार बातचीत की जाती थी, लगातार बोला जाता था कि हिंसा की राजनीति करते। अब आप बताइए, आपके अपने लोग फॉर्मर मिनिस्टर्स इस तरीके से बात करते हैं, आपका क्या मॉरल हाई स्टैंड रहेगा ऑन पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंस? पूरी की पूरी आपकी भारत जोड़ो यात्रा ही इसी पे चल रही है कि भारत को जोड़ना है, नॉन वायलेंस पे है, हिंसा के खिलाफ है, और आपका फॉर्मर मिनिस्टर इस तरह की बात हत्या की कर दे, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की। मुझे लगता है एक तो चीज है कि बेहद मूर्खतापूर्ण और भद्दा गंदा बयान है। मतलब मुझे तो इस पे जिसे कहते हैं ना कि डिबेट करते वक्त भी लग रहा है कि मतलब कि क्यों मैंने इस इशू को उठा लिया। लेकिन फिर मैंने सोचा इस इशू को इसलिए भी उठाना जरूरी है कि आपकी पार्टी का एक मेन कैंपेन चल रहा है बीजेवाई, और मैंने कवर किया है 7 दिन जाके, और उसमें बड़ा मेजर थीम है सुनील जी कि नॉन वायलेंस, उसका बड़ा मेजर थीम है। मतलब बीजेवाई एक तरफ और पार्टी की सोच दूसरी तरफ, मतलब एक बड़ा डिस्कनेक्ट दिखता है। क्योंकि मैंने केरल वाला सेक्शन कवर किया है जाके एर्नाकुलम ये कोझिकोड से। मैं कहता हूँ कार्तिक जी कि यह बात आप राजनीति से परे हट करके इस पर चर्चा करना, आप एक अलग तरह की जुगुप्सा मन में पैदा होने लगती। इतना घृणित चीज है ये। आप किसी नेता से असहमत हो सकते हैं, किसी पार्टी से असहमत हो सकते हैं, इसका मतलब है थोड़ा इस देश की जनता, बहुसंख्यक जनता इसलिए जो हिंसा में विश्वास नहीं करती। ये मगर आप इस तरह की बात करते हैं, इससे आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिलना है, अपने लोगों का आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, भारत के अपने विरोधी पार्टी के विरोध में लोगों को आप खड़ा नहीं कर सकते हैं इन चीज इस तरह की बात करके। अगर जो व्यक्ति आपको आपके प्रति सहानुभूति भी रखता होगा, वह इस तरह के बयानबाजी से अपने आप को दूर करने लगता है कि किस तरह की बात है ये। क्योंकि हिंसा तो समाज स्वीकार नहीं कर सकता ना, कोई भी सभ्य समाज जो विकसित समाज है वो हिंसा को तो किसी कीमत पर तरजीह नहीं दे सकता। और आप लोगों के बीच बैठ करके, समूह में बैठ करके आप इस तरह की बात करते हैं, और आप इससे कितने भी सफाई दें, आप कितना भी सफाई दें कि नहीं मेरे कहने का मतलब था, मेरे वो कहने का मतलब था, मेरा ये था, मेरा वो था, कोई भी चीजें लागू बात होती नहीं है। और अगर मैंने एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना एक राजनीतिक दल का काम है। राजनीतिक दल का काम यह नहीं होता है कि आप हिंसा को बढ़ावा दो या हिंसक बात करें। आप एक नेता है, आप एक पार्टी के जिम्मेदार नेता है, मंत्री रहे हैं, और वह भी पार्टी ऐसी नहीं जो कल बनी हो, 100 साल पुराना, 100 साल से ज्यादा पुराना उसका इतिहास है। आप खुद भी सोचना चाहिए कि आपके किस बात का बढ़ावा दे रहे हैं आप, जिसके खिलाफ आपकी पूरी पार्टी खड़ी है, जिसके खिलाफ आपके पूरे नायक खड़े रहे हैं, जिस बात को लेकर के आपके पूर्वज खड़े रहे हैं, और आपका राज्य भी इन चीजों का समर्थन नहीं करता। हिंसा की बात तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बात करना यानी कि आपको लोग किनारे कर देंगे। कोई उस जगह खड़े होकर के इस तरह की बात आप करें, और किसी कीमत पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आप उनसे सहमत हो बात अलग है, लेकिन आप उनको लेकर के इस तरह के हिंसात्मक बात करें, ये कहीं से भी घोर निंदनीय है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुनील जी। रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सियासत की। जी, नमस्कार। ये होशो हवास में दिया गया बयान है। हाँ, मैंने सुना है, उनका भी बयान सुना है, नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान सुना है। दरअसल राजा पटेरिया का जो बयान है, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि राजा पटेरिया की वर्तमान में हैसियत क्या है। राजा पटेरिया दिग्विजय सिंह सरकार के समय में मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद में सरकार बदल गई, कांग्रेस बीच में भले 2 साल के लिए आई 2018 के चुनाव के बाद में, लेकिन उस समय भी राजा पटेरिया का कहीं कोई अता पता नहीं था। मेरे कहने का आशय यह है कि वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह हाशिए पे हैं इस समय। कांग्रेस ने ही उनको बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। तो ये कोई मतलब गलती से
या जुबान फिसलने जैसी बात नहीं है। ये उन्होंने जानबूझ करके इस तरीके का बयान दिया है ताकि उनको पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में लोग कम से कम फिर एक बार जान जाएं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, क्योंकि पिछले 15 सालों से राजा पटेरिया राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हैं। आज अचानक से फिर राजा पटेरिया का नाम आया, तो जो लोग पिछले 10-15 सालों में या तो जर्नलिज्म में आए हैं या राजनीति में आए हैं, वो तो जानते भी नहीं होंगे कि राजा पटेरिया हैं कौन। यानी आप ये कह रहे हैं रमेश जी कि पटेरिया जी 4-5 FIR का हार पहनने को तैयार हैं, बनस्पत की लोग उन्हें पहचान जाएं दोबारा से। आज देखिए ना, अरे आज देखिए ना, पूरे मध्य प्रदेश में राजा पटेरिया हो रहा है। आप दिल्ली तक बैठ करके आप बात कर रहे हैं। इससे पहले सुना था कभी आपने नाम? बिल्कुल सच्चाई से बता दीजिए। नहीं, सही बात है। मुझे अगर आप मुझसे पूछे दिग्विजय जी की, तो गोविंद जी का नाम बता सकता हूं मैं, कटारिया जी का नाम बता सकता था, सुभाष यादव जी का मैं नाम, जो मुझे याद है मैं बता सकता था। मैं स्कूल में था, मैं सुभाष यादव का बता सकता था। कटारिया जी का तो देहांत हो गया, गोविंद जी का बता सकता था, गोविंद सिंह जी का। मेरा यही कहना है कि राजा पटेरिया अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। कांग्रेस अभी भले ही उनसे पल्ला झाड़ रही है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन अब कांग्रेस को याद आ जाएगा कि हाँ, हमारे एक राजा पटेरिया भी हैं हमारे पास। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, केवल ये पब्लिसिटी स्टंट है जो उन्होंने कर दिया? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये वाकई बयान जो था वो पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जुबान मतलब स्लिप हुई है और वो एकदम आवेश में ऐसा बयान दे गए जो वाकई ये बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, और ना इसको कांग्रेस के लोग भी इसको स्वीकार करेंगे। और मुझे लग रहा है कि वो संभवतः राजनीतिक हत्या या ऐसा कुछ कहने वाले होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के वो ऐसा एकदम बोल गए। ये निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को नुकसान तो होगा। नुकसान की अलग बात है, लेकिन जिसे कहते हैं सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है। आप बोलते क्या है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं रमेश जी, ऐसे हल्के में थोड़ा ना लिया जाएगा। अभी पानी मांगेंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि पुलिस तो बुला के पूछने लगी, पूछताछ कर देगी इनके साथ, तो ठीक ठाक। नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है कि इस बयान से उनको पब्लिसिटी तो बहुत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक जो कैरियर है वो उससे इसको नुकसान होगा, उनके इस बयान से नुकसान होगा। पंकज, इससे पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ, नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो आपको पब्लिसिटी दे ही देती है। आज हम लोग उनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये है। 15 साल से वो हाशिए पर थे और उसके बाद अचानक वो देश में उनका नाम लिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को टारगेट किया। अब बात हो रही है कि राजा पटेरिया कौन है, इस तरह की बात तो हो रही है। लेकिन वो अपनी भलाई जो भी कर लिए हों या कर पाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, पर इतना साफ है कि कांग्रेस का बुरा ही कर रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट जब भी कोई नेता देता है तो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी का नुकसान करता है। और कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोगों को जोड़ने के लिए ये यात्रा शुरू किए हैं। भारत की अखंडता खतरे में है, लोग बट रहे हैं, अशांति का माहौल है। और उसी बीच में उसी पार्टी का एक नेता सीधा प्रधानमंत्री की हत्या की बात करे और बाद में कहे कि वो राजनीतिक हत्या की बात कर रहा था, चुनाव में खत्म। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में एक डिपार्टमेंट ऑफ लेसन लर्न होना चाहिए? नीच, औकात, चाय वाला, मतलब इट जस्ट डजंट स्टॉप। नहीं, मुझे लगता है इसकी जरूरत है। कांग्रेस उस हैंगओवर से उतर नहीं पा रही है और कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा, जैसे होता है ना कि आप 80 के दशक वाली मूवी का ही रोल प्ले कर रहे हैं, जिस समय लगता था कि कुछ भी बोले निकल जाएंगे, चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब अमिताभ बच्चन ने भी पीकू कर दिया। हाँ, तो अब जमाना इतना फास्ट हो चुका है, परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं, वो उस तरह की पॉलिटिक्स ऐसे बदल गई हैं। आप देखिए, इस पे स्मृति ईरानी का आप कमेंट्स पढ़िए, उन्होंने इसको कैसे भुनाया। वो स्मृति ईरानी ने यहाँ तक कह दिया कि गांधी परिवार बार बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कराती है। अब ये सीधा उन्होंने गांधी परिवार से कनेक्ट कर दिया। जाहिर तौर पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इससे पॉलिटिकल माइलेज तो लेना चाहेंगे ही चाहेंगे, और इस बात को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी तो समझना चाहिए। एक बार चाय वाला बोल के आपने क्या मुद्दा थमा दिया, मौत का सौदागर बोला उसका परिणाम आपने क्या भुगता, नीच बोला उसका परिणाम आपने क्या भुगता।
तो राजनीतिक रूप से आपके लिए ये कोई लाभदायक तो होता नहीं है। और आप अगर पॉलिटिक्स के लिए करते हैं तो फिर क्यों करते हैं, सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आप अगर फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई नेता इतने टाइम से जीत रहा है। 2014 आप कह दें फ्लूक में जीत गया, तो 2019 में और बेहतर मार्जिन से जीता, और वो हर चुनाव में, छोटे से बड़े चुनाव में वो चेहरा बनता है। आप पॉलिटिकली हराइए, मुद्दों पर हराइए, वो बात जनता को समझ में आ सकती है, लेकिन इस तरीके का अपमानजनक भाषा बोल के, शब्द बोल के, प्रयोग करके आप उसको हरा नहीं पाएंगे, आप उसको और बड़ा बना देंगे। आप याद करिए लोकल पॉलिटिक्स में बिहार में एक समय लालू प्रसाद को ऊंची जाति के लोग भला बुरा आप बोलते सही कह रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इजाद किया है। हाँ। मैं आपको बता दूं, शायद सुनील जी अगर आपको इस पे अगर याद आए तो आप बोलिएगा, जब 1971 में 67 की संयुक्त सरकार की जो जीत हुई थी लगातार, उसके बाद जब इंदिरा जी ने सारी सरकारें तोड़ डाली, मध्य प्रदेश की चरण सिंह की सरकार गिर गई, फिर इनकी जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एडवाइजर थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने थे, वो सरकार गिर गई थी, जो राजमाता सिंधिया के साथ आ गए थे कुछ वक्त के लिए। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ कि 71 में तो सब लोग जब साथ आए तो उसमें मधु दंडवते और जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी को हर कीमत पे हटाना है। तो उन्होंने बोला कोई नारा दीजिए। तो पीलू मोदी कह रहे थे कोई पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए। मेरा सवाल का संदर्भ समझिएगा। तो मधु दंडवते, और ये लिखे थे मधु दंडवते और जॉर्ज फर्नांडिस ने राजगोपालाचारी जी को बाईपास कर दिया, पीलू मोदी को बाईपास कर दिया और राजा जी को समझा दिया कि सिर्फ इतना काफी है, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने उसी चीज को क्या बोला, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो जो पावर ऑफ पॉजिटिव मैसेजिंग है, इनको समझ में नहीं आता कि इनकी इंदिरा गांधी ने कैसे पटक दिया था राजा जी की पार्टी को, जो हराया 71 में। स्वतंत्र पार्टी का देहांत हो गया 73 में, उसको खत्म करना पड़ा था। एक्सपेरिमेंट गॉट ओवर। तो ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि ये तो इंदिरा जी बहुत पहले कर चुकी थी 71 में। रहे लोग ना, जी जी, उसी का तो एक खामियाजा भोग रहे हैं। लेकिन अभी जो लेकिन अभी है ना कि अभी इस बयान के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी उचित नहीं है। सही बात। सवाल है कि स्मृति ईरानी जी ये कहे कि सोनिया गांधी के कहने पर उन्होंने बयान दिया है, तो क्या इस देश की जनता स्वीकार कर लेगी? अगर आप मुद्दे से हर मुद्दे को राजनीति की तरफ ले जाएंगे तो यह तो जो उस मुद्दे का असर होना चाहिए वो मुद्दा खत्म हो जाता है। प्रश्न है कि राजा पटेरिया कोई कांग्रेस के इतने बड़े नेता नहीं है, केवल 2 चुनाव जीते हैं वो, एक उपचुनाव जीते हैं और एक नियमित चुनाव जीते हैं। और दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री उसके बाद लगातार आ रहे हैं। आदिवासियों में अच्छी खासी उनकी पैठ है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान को उन तक सीमित रखे, हर बयान को अगर आप उसको राजनीति के रूप में उपयोग करने लगते हैं जवाब, तो वह उस बात का असर कम होने लगता है। ये इस देश का कौन सा नागरिक स्वीकार कर लेगा कि सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि आप इस तरह का बयान दीजिए, उनके कहने पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। किसी चीज का सिर पैर भी होना चाहिए ना। जितनी ये बात गंभीर है कि कोई नेता जो राजनीति में सक्रिय है, जो किसी सरकार का मंत्री रहा है, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात करे, देश का हर नागरिक इससे शुद्ध होगा इस तरह की बातों से। और इसको उसी संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो इसका असर होगा, कहा जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने गलती की। अदरवाइज अगर आप इसको राजनीति में लपेटना शुरू करेंगे तो यह जितना इसको गंभीरता होगी उतनी गंभीरता से शिथिल होती चली जाएगी। इसका राजनीतिक उपयोग बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, इसका एक संदर्भ है सुनील जी, मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि होता क्या है कि आप बार बार गलती करते हैं तो उसके बाद आपकी छोटी गलती भी बड़ी गलती में आंका जाता है। अब सवाल यह है कि गुजरात चुनाव में आपने औकात की बात कर दी, आपने रावण की बात कह दी, आपका मकसद जो भी हो, लेकिन जो शब्द का प्रयोग किया आपने, और उससे पहले इस और तरह नीच, चाय वाला, मौत का सौदागर, ऐसे तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया और उसको खुद प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया कि इनके नेताओं में गाली देने की होड़ लगी है कि कौन नेता मुझे कितनी गंदी गाली देगा, और इस तरह की बात हुई। तो उसी कड़ी में अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, फिर एक नेता कहता है कि इनकी हत्या कर दो।
तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज, और वो भी बीजेपी जैसी पार्टी जो कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, वो तो इसको भुनाएगी। और इसीलिए आप देखें कि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि सोनिया गांधी परिवार के कहने पे हमारे पीएम को संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को बार बार अपमानित किया जा रहा है, और ये अपमान करने की प्रक्रिया लंबी है। नहीं, आपका पंकज जी बात इस कारण आपका सही है, लेकिन आप यह बड़ी खराब बयान है, बहुत निंदनीय है। लेकिन क्या यह अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि सोनिया गांधी गाली दिलवा रही हैं, तो सोनिया गांधी कहने पर इस तरह का बयान दिया है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो आप नहीं कह रहे हैं, कोई नेता कहे उस बात के नहीं, आप पॉलिटिकल बात नहीं ले सकते चीजों से। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं बात तो बात की गंभीरता खत्म हो जाती है। नहीं सही बात है, मैं कह रहा नहीं ठीक है बात। रमेश राजपूत जी, आपने बोला कि एकदम हाशिए पे थे, बीच में आ गए, लेकिन आपको नहीं लगता इन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे? बोल तो दिया के जी ने कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई जी नहीं, अभी उन्होंने कहा है कि उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उस पर कोई एक्शन लेगी। हालांकि इससे उनका कांग्रेस को नुकसान ही होना है, क्योंकि ऐसे बयानों के क्या क्या नतीजे आए हैं ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इस बयान से सिर्फ और सिर्फ राजा पटेरिया को फायदा मिलना था। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से सीख लिया है, ये भी एक उल्टी रिवर्स ट्रेनिंग हुई है। उनके नेताओं ने भी, ये लोग कम बात करते पर मैं कहूंगा उनके नेताओं ने भी स्थानीय स्तर पे 2014 के बाद ऐसे ऐसे बयान दिए कि आपको मन करता है कि भाई क्या बोल रहे हैं आप, कैसी बात बोल रहे हैं, लेकिन उनपे भी एक्शन नहीं लिए। लगता है कांग्रेस की रिवर्स ट्रेनिंग हो गई है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे आप ऐसा भी कह सकते हैं, मान सकते हैं। रमेश शर्मा जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजनीति में हर दल एक दूसरे से सीखता है, और जिस तरीके से पिछले काफी वर्षों से राजनीतिक गरिमा गिर रही है, उसमें से कोई राजनीतिक दल एक दूसरे से अच्छाई नहीं सीखता बल्कि बुराई ही सीखते हैं। और जिस दिन से मोदी जी का अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, जिन दिनों नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त सभी उन पर जो आरोप लगाए गए, तो वो सारा का सारा तो कुल मिलाकर के व्यक्तिगत हमले की जो राजनीति है, मैं समझता हूं दूसरे संदर्भ में बात कर रहा था। मेरा संदर्भ यह था पंकज, प्रज्ञा सिंह ठाकुर कुछ भी बोलती हैं, शी गेट्स अवे। चुनाव के वक्त बात आती है कि बहुत दुखद स्टेटमेंट दिया, लेकिन कुछ होता नहीं है। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जिसपे स्ट्रिक्ट एक्शन बीजेपी ने नहीं लिया है। तो मैं सरप्राइज हूं कि कांग्रेस भी नहीं ले रही है, वो भी बैठी ठीक है भाई, हमारे स्टेटमेंट से क्या मतलब, ये तो ऐसे हाशिए में पड़ा नेता है, इस चुनाव भी नहीं जीत रहा, 15 साल से कुछ नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। देखिए बीजेपी, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन कल्चर। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही ना, और वो हमने देखा भी है। अब सवाल ये उठता है कि आप ये सोचिए, बीजेपी की पार्टी में एक समय एक बड़ा तबका था जो गांधी को सीधा एक्यूज करता था, इस प्राइम मिनिस्टर ने उसको रोका है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप याद करिए, एक समय सोनिया गांधी को इटली की रानी बोल बोल के बड़े बड़े नेता ऐसा बात बोला करते थे, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। आज की बीजेपी वो बात नहीं करती है, चाहे वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही नहीं करती हो, लेकिन नहीं करती है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ भले ही एक्शन नहीं लिया गया हो, क्योंकि वो पार्टी के अंदर भी पुल एंड प्रेशर ग्रुप तो होता है जो कि हार्ड लाइन रखना चाहता है, हार्ड कोर ग्रुप होता है, लेकिन ये लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बड़ी चेतावनी दी गई थी उस समय जब उनका इस तरह का बयान आया था, और प्राइम मिनिस्टर ने सीधा इसको खुद भी खारिज किया था। और आप अब देखेंगे कि पहले जो एक चलन था कि गांधी पे सीधा सवाल उठा देना, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इसको डिसलाइक करते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल देखिए, अब तो देखिए बीजेपी के अंदर आपको एक नया खींचतान आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, वो ये कि बीजेपी की भाषा मुस्लिम्स को लेकर सॉफ्ट होने लगी है, क्योंकि पसमानदा को वो अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। इसमें भी जबरदस्त अंदरूनी खींचतान होगी। अब ये प्राइम मिनिस्टर जैसे होता है ना कि जीतने वाले नेता, जिताने वाले नेता पार्टी को किस लाइन पे ले जाने में सफल होते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अगर मजबूत नेतृत्व होगा तो सबको मानना पड़ेगा, कमजोर होगा तो नहीं बात। इस प्रोग्राम को एक लाइट नोट पे खत्म करता हूं, क्योंकि ये जो बोला है ये इतना, मतलब जिसे कहते हैं डिस्कशन के लायक स्टेटमेंट नहीं है।
तो एक बार, और क्योंकि सब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मैं दिग्विजय सिंह के एक बयान पे ही मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। तो एक दिन मैं मिलने गया उनसे, ये 2012 की बात है, यूपी का चुनाव, राहुल गांधी बड़ी कैंपेन करके वो निपट गया था, 29 सीट्स आई थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे और बड़ा नुकसान हुआ था कांग्रेस को। तो जब मैंने उनसे पूछा दिग्विजय सिंह से, क्योंकि आपने कोर ग्रुप की बात कर दी, तो मैंने बोला कि आप तो सब जानते हैं कोर ग्रुप में, ज़रा बता दीजिए। तो बोले नहीं, आपको किसने बताया मैं कोर ग्रुप हूँ? बहन का साहब मुझे पता है आप तो कोर ग्रुप में हैं। तो बोले देखिए, कांग्रेस पार्टी में 3 तरह के ग्रुप हैं। एक है कोर ग्रुप जिसको सब कुछ पता है, उस पर नहीं हूँ। फिर उनका एक है बफर ग्रुप, उनको कभी पता रहता है कभी नहीं पता रहता है। एक होता है डफर ग्रुप, कभी कुछ पता नहीं रहता, मैं उस ग्रुप में आता हूँ तो तुम ना अपना टाइम बर्बाद करो ना मेरा टाइम बर्बाद करो। खैर, मोटी बात ये थी, उन्होंने बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर से मुझे एक लाइन बोलो, सेंस ऑफ ह्यूमर से बोला कि परेशान मत करो, घर चले जाओ, मेरे पास कोई खबर नहीं है। लेकिन चाहे कोर ग्रुप में हो, ये डफर ग्रुप में हो या बफर ग्रुप में हो, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, डिस्टेस्टफुल। कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आपके पास जो सक्सेसफुल नेता होता है, आप देखिए, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर की लाइन को डिटो फॉलो कर रहे हो सरसंघ चालक। कहीं पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता है। रज्जू भैया जब थे और वाजपेयी थे तब भी डिफरेंसेस दिखते थे, जबकि दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत हाई लेवल पे था। वजह यही होती है कि आज इस पार्टी के पास वैसा पीएम है जो लाइन टो करेगा, सभी लोगों को फॉल इन लाइन होना पड़ेगा। और मैं एक वाकया बता देता हूं कि राम मंदिर बनाने की मंशा ऑर्डिनेंस के जरिए संघ की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, माफ करिएगा, शीर्ष नेता जो हैं उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी लाइन कुछ और थी, इसलिए संघ को भी उसी लाइन पे आना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ऐसा रेयर होता रहा है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने बफर डफर कोर ग्रुप से इस प्रोग्राम को खत्म करूं, पर मुझे खत्म पंकज जी के फ्रॉइडियन स्लिप से करना पड़ रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं TV9 डिजिटल।